हेलो फ्रेंड्स, अगर आप 11th 12th बीकॉम एमकॉम और यूजीसी नेट सेट जेआरएफ सीटेट एचटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट टू गोल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारे आने वाले नोटिफिकेशन का पता चल सके फ्रेंड्स, ताकि आप हर एक टेस्ट क्लियर कर सकें और अपनी फैमिली का नाम रोशन कर सकें और अपनी एक नई पहचान बना सकें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सो कीप ग्रोइंग। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन एमएसएमई। फ्रेंड्स, जो कोविड-19 आया था 2019 में इंडिया के अंदर, तो उसने बहुत तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था को या हमारी इकोनॉमी को एक तरीके से क्रैश कर दिया था, या हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि बहुत बुरा इम्पैक्ट डाला, जिसका जो इफ़ेक्ट है वो आज तक भी हम देख सकते हैं। फ्रेंड्स, डिफरेंट सेक्टर्स थे जिनके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि वो आज तक भी उभर नहीं सके, और जैसा कि हम भी इस सिचुएशन को आज तक भी नहीं भूल पाए हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम ये देखेंगे कि कोविड-19 का जो इम्पैक्ट था वो एमएसएमई पर क्या रहा। तो फ्रेंड्स, एमएसएमई माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। फ्रेंड्स, एमएसएमई जो एक तरीके से हम कह सकते हैं बैकबोन का रोल प्ले करती है हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए। अगर एमएसएमई सेक्टर ना हो तो जो इंडियन इकोनॉमी है वो इम्प्रूव या डेवलप नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो सिग्निफिकेंट और की रोल जो प्ले किया जाता है वो एमएसएमई के द्वारा हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जो एंटरप्राइजेज होती हैं, बेसिकली एंटरप्राइजेज जो होती हैं वो टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग, सेकेंड इज सर्विसेज एंटरप्राइज। फ्रेंड्स, जो मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज होती हैं वे एंटरप्राइजेज होती हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस करती हैं, या फिर उनका जो फोकस होता है वो प्रोडक्शन पर होता है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनसे जुड़ी हुई होती हैं, तो वो एंटरप्राइजेज को काउंट किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज में। और फ्रेंड्स, सर्विसेज एंटरप्राइजेज वे एंटरप्राइजेज होती हैं जिनका जो मेन फोकस होता है वो प्रोवाइडिंग और रेंडरिंग, मतलब जो प्रोडक्शन हो जाता है उनको प्रोवाइड करने में, या आफ्टर प्रोडक्शन जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उनसे जुड़ी हुई जो हमारी एंटरप्राइजेज होती हैं वो सर्विसेज एंटरप्राइजेज कहलाती हैं। तो फ्रेंड्स, जो एमएसएमई सेक्टर है वो लगभग जो 33% हमारी इंडियन इकोनॉमी में जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है। जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फ्रेंड्स, जीडीपी को समझते हैं हम। जीडीपी मीन्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसकी फुल फॉर्म है। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है एक साल के अंदर एक देश की कंट्री के अंदर जितना भी प्रोडक्शन हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज का, वस्तुओं और सेवाओं का जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका जो टोटल होता है उसे जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहा जाता है। और जो एमएसएमई सेक्टर है हमारा वो अप टू 33% कंट्रीब्यूट करता है हमारी इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने में और हमारी जीडीपी में। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं फीचर्स, कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट फीचर्स है, या हम कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। नेचर्स एंड फीचर्स ऑफ एमएसएमई, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। फ्रेंड्स, जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स यहाँ निकल के आता है दैट इज प्रोवाइड्स रीजनेबल असिस्टेंस
टू अवर मार्केट। फ्रेंड्स, जो एमएसएमई सेक्टर है वो हमारे इंडियन इकोनॉमी को एक बेटर असिस्टेंट प्रोवाइड करती है। यहाँ के कस्टमर को एक तरीके से इफ़ेक्टिव गुड्स, या फिर हम कह सकते हैं एक सेटिस्फैक्ट्री गुड्स प्रोवाइड करती है, जिससे कि जो कस्टमर है वो का लिविंग स्टैंडर्ड है वो इम्प्रूव हो सके। और अगर लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूव होगा तो जो ओवरऑल कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। सेकंड जो हमारा एमएसएमई की जो फीचर्स निकल के आती है, दैट इज सपोर्ट फॉर डेवलपमेंट, डिजाइन एंड इन्वेंशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। फ्रेंड्स, जो एमएसएमई सेक्टर है वो हेल्प करता है न्यू प्रोडक्ट को डेवलप करने में, डिज़ाइन करने में और टाइमली इनोवेट करने में, ताकि जो डेवलप हो सके। जो मेन फोकस जो हमारा एमएसएमई सेक्टर का इकोनॉमिक को प्रमोट करना, उसमें सक्सेस को गेट कर सके। थर्ड जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है, दैट इज अपग्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अपग्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, जो मेन फोकस होता है एमएसएमई सेक्टर का वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने का होता है, जैसे कि टेली कम्युनिकेशन सेक्टर को डेवलप करना, या फिर हम कह सकते हैं जो रोड, ब्रिज, बिल्डिंग, तो इस तरीके से, ताकि जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आसानी से हो सके। तो जो एमएसएमई सेक्टर है वो की रोल प्ले करती है हमारी इंडियन इकोनॉमी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारे फीचर्स हैं, दैट इज प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। फ्रेंड्स, जो एमएसएमई सेक्टर है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। जो अनएम्प्लॉयड पीपल हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, जिससे कि जो हमारे अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम हो जाता है, और जो पीपल है वो क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ को लाइफ में सरवाइव कर सकते हैं, और जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड वो इम्प्रूव होता है, और एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वो फ्रीली अपनी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। तो जो एमएसएमई सेक्टर है उसने कई हद तक जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको इंडिया के अंदर रिड्यूस किया है। लास्ट इज कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। जैसे कि मैंने बताया कि एमएसएमई सेक्टर 33% तक हमारी जीडीपी में अकेला कंट्रीब्यूट करता है, जिससे कि हमारे कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, जिसको हम आसानी से फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और जो एक्सपोर्ट्स अगर ज़्यादा होंगे तो जो फॉरेन कैपिटल है वो हमारी कंट्री के अंदर आएगी, जिससे हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हमने डिस्कस की है एमएसएमई की फीचर्स। अब हम बात करते हैं कि 2022 में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 1 जून 2020 को जो एमएसएमई हैं उनकी इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर रेट को चेंज कर दिया था, जो लिमिट पहले थी। फ्रेंड्स, जो एमएसएमई सेक्टर है हमारा, उस पर जो एक्ट इम्प्लीमेंट होता है वो है 2006। अब 2006 में जो लिमिट थी इन्वेस्टमेंट करने की या टर्नओवर की, कि कितने तक किसी भी एंटरप्राइजेस को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जिससे कि वो माइक्रो में आएगी या स्मॉल में आएगी या मीडियम एंटरप्राइजेस में काउंट की जाएगी, तो वो लिमिट है वो अब रिवाइज कर दी गई है 1 जून 2020 को, जिसको अब हम डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जो एंटरप्राइजेज हैं जो कि जीडीपी में डेवलपमेंट करने के लिए या कंट्रीब्यूट करने के लिए ओपन की जाती है,
उनका मेन मकसद यही होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, हमारी कंट्री के अंदर कंट्रीब्यूट कर सके और हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसको बिल्डअप कर सके। फ्रेंड्स, जो एंटरप्राइजेज हैं माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम, 2006 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो पहले क्या होता था, जो भी ये लिमिट बांटी गई थी, जो लिमिट बांटी गई थी 2006 में तो डिफरेंट थी, लेकिन अब जो 2020 में जो नई कंडीशंस इम्प्लीमेंट कर दी गई हैं वो हम अब डिस्कस करेंगे। अब माइक्रो जो एंटरप्राइजेज हैं वो अगर इन्वेस्टमेंट करती है 1 करोड़, जो रुपीज़ 1 करोड़ तक इन्वेस्टमेंट करती है, और जो अगर कोई भी एंटरप्राइजेज है उसका जो टर्नओवर है वो 5 करोड़ तक है, तो वो माइक्रो एंटरप्राइजेज में काउंट की जाएगी। अगर कोई ऐसी एंटरप्राइजेज है जिसका टर्नओवर 10 करोड़ तक है और जो नहीं इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ और जो टर्नओवर है वो 50 करोड़ तक है, तो वो काउंट की जाएगी स्मॉल एंटरप्राइजेज के अंदर। और अगर किसी एंटरप्राइजेज का जो इन्वेस्टमेंट की गई है वो 50 करोड़ है और जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ है, तो वो मीडियम एंटरप्राइजेज में काउंट की जाएगी। ये हमारी न्यू लिमिट है जो कि 1 जून 2020 में डिसाइड की गई थी अवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो अब ये तो है न्यू चेंजमेंट जो अभी डिसाइड किए गए हैं कुछ ही समय पहले, लेकिन 2006 के अकॉर्डिंग जो हमारा एक्ट है MSME एक्ट, उसके अकॉर्डिंग हम देखें तो पहले जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने से जुड़ा हुआ है, और सर्विसेज सेक्टर, दोनों की जो इन्वेस्टमेंट लिमिट थी वो डिफरेंट थी। जैसे कि अगर कोई माइक्रो एंटरप्राइजेज है तो उनमें जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वो अप टू 25 लाख थी। पहले 2006 में जो माइक्रो एंटरप्राइजेज वो एंटरप्राइजेज माइक्रो एंटरप्राइजेज में शामिल की जाती थी जिन्होंने 25 लाख तक अमाउंट है वो इन्वेस्ट किया हुआ है। स्मॉल वे एंटरप्राइजेज मानी जाती थी जिन्होंने 25 लाख से तो मोर इन्वेस्ट किया हुआ है, बट 5 करोड़ से लेस है, मतलब 25 लाख से तो ज़्यादा बट 5 करोड़ से कम, तो वो एंटरप्राइजेज है वो मानी जाती थी स्मॉल एंटरप्राइजेज। और जो मीडियम एंटरप्राइजेज हैं वो मानी जाती थी अगर किसी भी एंटरप्राइजेज ने 5 करोड़ से तो ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है अमाउंट, लेकिन 10 करोड़ से कम है, तो वो काउंट की जाती थी हमारी मीडियम एंटरप्राइजेज में। बट सर्विसेज सेक्टर में उसकी जो लिमिट थी वो डिफरेंट थी। जो माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं उसमें जो सर्विसेज एंटरप्राइजेज के लिए जो लिमिट थी वो थी अगर किसी भी एंटरप्राइजेज ने 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए हुए हैं तो उसको काउंट किया जाता था माइक्रो एंटरप्राइजेज में। और अगर कोई एंटरप्राइज ऐसी हैं जिन्होंने मोर देन 10 लाख रुपीज़, मतलब 10 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, बट 2 करोड़ से कम इन्वेस्ट किया हुआ है, तो वो स्मॉल में काउंट की जाती थी। लेकिन अगर कोई भी ऐसी एंटरप्राइजेज हैं, सर्विस एंटरप्राइजेज हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है 2 करोड़ से तो ज़्यादा और 5 करोड़ से कम, तो वो काउंट की जाती थी हमारी मीडियम एंटरप्राइजेज में। तो फ्रेंड 2006 के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए लिमिट अलग थी और सर्विसेज सेक्टर के लिए लिमिट अलग थी, जो कि मैंने आपको करवा दिया है और जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट मानी जाती है।
फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि जो जीडीपी के अंदर एमएसएमई सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होता है वो अप टू 33% तक होता है, और जो एक्सपोर्ट में जो कंट्रीब्यूशन है एमएसएमई सेक्टर का वो है 48.10% इन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट में जो एमएसएमई सेक्टर का जो इम्पोर्टेंट रोल है वो अप टू 48.10% तक है होता है। उसके बाद हम बात करते हैं जो कि हमारा टॉपिक था, वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, कि कौन कौन से इम्पैक्ट, या फिर बात करते हैं बैड इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन एमएसएमई सेक्टर। जो एमएसएमई सेक्टर है उसके ऊपर जो कोविड-19 आया था उसके क्या क्या बैड इम्पैक्ट पड़े, जो कि हम अब वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, जो पहला जो इम्पैक्ट था वो बैड इम्पैक्ट था या इफेक्ट पड़ा, इफेक्ट ऑन बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। फ्रेंड्स, जो हमारे बिजनेस थे जो कि हम कह सकते हैं कोविड से पहले काफ़ी स्मूथली रन कर रहे थे विदाउट एनी, एक तरीके से हम कह सकते हैं डिफ़िकल्टी, वो एकदम से शट डाउन हो गए थे। तो इस टाइम क्या हुआ था कि कोविड आया तो थाउजेंड्स जो कंपनीज थी वो तो कंप्लीटली क्या हो गई थी, शट डाउन। और जो 50% हैं, 50% जो कंपनीज थी वो टेम्परेरीली स्टॉपेज हो गई थी, बंद कर दी गई थी, जिससे कि क्योंकि इसलिए बंद कर दी गई थी क्योंकि डिमांड तो बिल्कुल ही हम कह सकते हैं कम थी, और जो कस्टमर है वो बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे पा रहे थे कि वो किस चीज़ की डिमांड करे, क्योंकि सभी को अपनी जान की पड़ी थी। एक तरीके से हम कह सकते हैं हेल्थ की ओर सभी का ध्यान था, और जिससे कि वो एक तरीके से हम कह सकते हैं अदर जो हमारी एक तरीके से फंक्शनिंग है, एक्टिविटीज़ है, उस पर ध्यान किसी का भी नहीं गया था, जिसके कारण थाउजेंड्स जो कंपनियां हैं उनको शट डाउन कर दिया था पूरे तरीके से, क्योंकि लॉस में जा रही थी। और जो 50% टोटल कंपनीज का जो 50% हिस्सा है उन्हें टेम्परेरीली स्टॉप कर दिया गया था। फ्रेंड्स, जो सेकेंड इम्पैक्ट हमारा आता है दैट इज लोअर रेवेन्यू। जो जैसे कि मैंने आपको बताया जो बिजनेसेस हैं वो ही स्टॉप हो गए थे, शट डाउन हो गए थे, जिसके कारण हम कह सकते हैं जो कुछ ही ऐसी कंपनीज थी जो सरवाइव कर रही थी, तो उनका भी जो रेवेन्यू अमाउंट था, गेन अमाउंट था, वो अप टू 33% ही था। वो केवल 33%, 100% का केवल टोटल इनकम का केवल 33% ही कवर कर पा रही थी। तो यह भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखा जा सकता है, बैड इम्पैक्ट कोविड-19 का हमारी एमएसएमई सेक्टर पर। थर्ड जो बैड इम्पैक्ट था जो कि देखा गया था कोविड-19 के टाइम पर, दैट इज रिडक्शन इन डिमांड। रिडक्शन इन डिमांड। फ्रेंड्स, जो डिमांड थी वो बिल्कुल ही डाउन में आ गई थी। जैसे कि मैंने बताया किसी का ध्यान ही नहीं था कि वो जाकर शॉपिंग करें, क्योंकि जो मॉल्स वगैरह थे, जो शॉप्स थी, वो तो पूरे तरीके से लॉकडाउन में बंद कर दी गई थी, जिससे कि जो डिमांड थी वो बिल्कुल ही डाउन में आ गई थी। और हम कह सकते हैं कि अप टू 75% तक जो डिमांड है वो गिर गई थी, डाउन में आ गई थी। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है पॉइंट है दैट इज इम्पैक्ट ऑन लेबर फोर्स। फ्रेंड्स, जब डिमांड ही कंपनी में प्रोडक्ट की नहीं की जा रही तो जो लेबर्स हैं उनको हटाया गया था। बहुत सारे लोग हैं, लगभग 16.9 मिलियन जो लोग हैं वो बेरोजगार हो गए थे, अनएम्प्लॉयड हो गए थे। उनको अपनी जो नौकरी है उससे हाथ धोना पड़ा, जिससे कि हम कह सकते हैं बहुत ही बुरी सिचुएशन हो गई थी और वो सरवाइव नहीं कर पा रहे थे। तो ये फ्रेंड्स पॉइंट्स थे जो कि कुछ पॉइंट्स थी जो कि या प्रॉब्लम कह सकते हैं जो कि देखने को मिली कोविड-19 सिचुएशन में।
एट लास्ट फ्रेंड्स हमारा जो कंक्लूजन निकल के आता है वो यह है कि जो एमएसएमई सेक्टर है वो हमारी इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए की रोल प्ले करती है, सिग्निफिकेंट रोल है वो प्ले करती है। अगर और इसको डेवलप करने के लिए जो ये कोविड-19 का इम्पैक्ट हमारे एमएसएमई सेक्टर पर पड़ा था उसको ख़त्म करने के लिए या उसको एक तरीके से हम कह सकते हैं डिटेक्ट करने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि हमारे जो एमएसएमई सेक्टर है उसको प्रमोट करना चाहिए, और जो गवर्नमेंट है उन उसको क्या करना चाहिए कि जो स्कीम है एमएसएमई सेक्टर या एंटरप्राइजेज से रिलेटेड उनको लॉन्च करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स हैं वो एमएसएमई सेक्टर को प्रोवाइड करना चाहिए, जैसे कि फाइनेंशियल बेनिफिट या फिर हम कह सकते हैं टैक्स डिडक्शन बेनिफिट, या फिर हम कह सकते हैं कि जो भी अदर कॉम्प्लेक्सिटीज़ है उसको रिमूव करना चाहिए, जिससे कि जो एमएसएमई सेक्टर है वो डेवलप हो सके, इम्प्रूव हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सके। अगर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट प्रमोट होगा तो जो फॉरेन करेंसी है वो हमारी कंट्री के अंदर एंटर होगी, जिससे हमारी कंट्री का ऑलराउंडर डेवलपमेंट बढ़ जाएगा, और जिससे कि जो टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है हमारा वो भी साथ के साथ इंक्रीज होता जाएगा। थैंक यू एंड गुड।